हम क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत मल ये टॉपिक देख रहे थे। उसके अंतर्गत हम अन्नमल इस टॉपिक में पुरुष ये पार्ट हमने समाप्त कर दिया था और उसके बाद मूत्र इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि मूत्र की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, उसके स्रोतस, उसके बाद उसका पांचभौतिक संगठन, गुण, प्रमाण, प्रकृति का क्या उसके ऊपर परिणाम होता है। और महत्वपूर्ण पाठ देखा था कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसके वैशिष्ट्य क्या होते हैं। आज हम उसके आगे के पॉइंट देखेंगे कि मूत्र उत्पत्ति दर्शाने वाली तालिका सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस प्रकार की तालिका हम इसके पहले भी पुरुष उत्पत्ति में देख चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि आहार का सेवन होता है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं ताकि अच्छे से ध्यान में रहेगा। आहार का सेवन करने के बाद उसके बाद आहार का पाचन होता है। आहार का पाचन होने के बाद उसका डिवीजन होता है। एक साइड में तो आहार रस का शोषण आएगा। आहार रस के शोषण के बाद उससे धातु निर्मित की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ आएगा पक्वाशय में किट्ट विभाजन। पक्वाशय के अंतर्गत किट का विभाजन होता है। वहां पे दो प्रकार के किट्ट बनते हैं। एक बनता है पुरुष, दूसरा बनता है मूत्र। पुरुष गुद मार्ग से विसर्जन, यहाँ पे हम उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पुरुष निर्मित में देख चुके हैं। हम यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा वर्णन मूत्र के बारे में इस तालिका में देखते हैं। मूत्र में मूत्र वह नाड़ी में शोषण, तो मूत्र की जो नाड़ियां होती है, हमने देखा कि उसके हजारों विलय जो होता है उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है वगैरह वगैरह, उसी नाड़ियों के बारे में कहा है। मूत्र व नाड़ियों में उसका शोषण, उसके बाद मूत्र का बस्ती तक वहन, उस नाड़ियों के द्वारा मूत्र का बस्ती तक होने वाला वहन, उसके बाद उसके कारण बस्ती का होने वाला पूरण, पूरित की जाती है बस्ती को, और लास्ट में मूत्र मार्ग से मूत्र विसर्जन, मूत्र मार्ग से मूत्र का विसर्जन। अगर ये तालिका आपको याद रहेगी तो इसके द्वारा मूत्र की उत्पत्ति शरीर में किस प्रकार से होती है और उसका विसर्जन तक का जो एक क्रोनोलॉजी होती है वो शॉर्ट में आपके ध्यान में रहेंगी। तो इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट तालिका है, तो ये शॉर्ट स्टडी के लिए काफी सहायक होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूत्र के कार्य। मूत्र के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला तो ये कि जल व अग्नि महाभूत का आधिक्य होने के कारण शरीर में जल स्तर का नियमन करना और शरीर के ऊष्मा का नियंत्रण करना ही मूत्र का कार्य हो। तो आपको ये इसका वर्णन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो जल और अग्नि महाभूत का आधिक्य हमें मूत्र में पाया जाता है और शरीर में जल का जो स्तर होता है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ओके, और उसके साथ साथ शरीर की ऊष्मा को भी कंट्रोल करना, ये मूत्रमल का कार्य होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वाटर और इनटेक, अकॉर्डिंग टू habit of person to intake of water, these things, the uh, due to these things मूत्र परसेंटेज आर मैटर। अगर वेदर हॉट होगा तो उसके कारण स्वेटिंग ज्यादा होगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी तो मूत्र की निर्मित कम होगी। अगर स्वेटिंग कम मात्रा में हो रही है, विंटर सीजन है, तो उस वक्त मूत्र की मात्रा ज्यादा रहेगी। अगर सेम क्वांटिटी में जल ग्रहण रहेगा, पानी लेना ही कम है तो उसकी वजह से मूत्र की निर्मित कम रहेगी। अगर थर्स्ट लगती है और प्यास टाइम टू टाइम बुझे जाएगी प्रॉपरली, तो ये क्वांटिटी जो होती है वो मेंटेन रहेगी।
तो वेदर कंडीशन के अनुसार और उसके बाद जो जो कुछ भी उस वक्त की फेवरेबल कंडीशन होती है उसके अनुसार और शरीर की जल स्तर को और ऊष्मा को नियंत्रित करने का कार्य मूत्र के द्वारा नियंत्रित होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसका उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ऑस्मोलॉजी की क्रिया वहाँ पे होती है और वो उसमें सहायभूत है, इसीलिए इसके कार्य में बतलाया गया है। उसका दूसरा कार्य जो श्लोकों में वर्णन है वो है मूत्रस्य क्लेदवानम। ओके, तो ये कंटिन्यूशन का श्लोक है जहाँ पुरुष मूत्र और श्वेत का वर्णन है, उसके अंतर्गत ये आया है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का श्लोक है 11/5, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के 11वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें मूत्र का कार्य कहा है मूत्र से क्लेदवानम, क्लेद को बहा देना, क्लेद को बहा देना यह मूत्र का कार्य है। अब क्लेद क्या होता है? क्लेद यानी शरीर में उपस्थित गीलापन, आर्द्रता, मॉइस्चर, उसी को क्लेद कहते हैं। इस क्लेद की उत्पत्ति शरीर में धातु की चयापचय प्रक्रिया में जल के स्वरूप में होती है। तो ये जो क्लेद निर्मित होता है इसकी शरीर के लिए आवश्यकता तो रहती है। ओके, तो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, जब एनाबॉलिज्म में धातु की निर्मित होती है शरीर में, ओके, तो उस धातु की निर्मित में जो लिक्विड कंटेन होता है उसका जब डाइजेशन होता है, उसके डाइजेशन के बाद वहां पे क्लेद की उत्पत्ति होती है। ओके, गीलापन उत्पन्न होता है। तो जितना शरीर के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये ज्यादा मात्रा में जो बना है, ओके, इसमें ओनली प्योरली H2O नहीं होता है, उसके बाद बाकी भी लिक्विड कंटेंट इसके साथ मिले हुए रहते हैं, इसीलिए उसकी जो वो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। ओके, लाइक अ कफ। तो ये जो क्लेद होता है ये योग्य मात्रा में अगर शरीर में रहेगा जहाँ पे रहना चाहिए तो उस ऑर्गन का तर्पण होगा, जो कफ का कार्य होता है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर वो होता है तो उसका शरीर के बाहर निष्क्रमण होना आवश्यक होता है। तो आप कहोगे कि मल तो पक्वाशय में बनता है मूत्र, अब ये क्लेद क्या है? तो उसकी निर्मित जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो पक्वाशय में बनने वाला मूत्र जो किट्ट का विभाजन से बनता है, और दूसरा ये क्लेद जो शरीर के धातु की निर्मित बनता है। इसीलिए आमाशय से भी नाड़ियां निकलती, ऐसा जो वर्णन मिला था वो उस क्लेद को दर्शाने वाला था। तो मूत्र के क्लेद वाहन कार्य का स्वरूप जो होता है वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। शरीर में दो प्रकार से के जल होते हैं। नंबर 1, मुख मार्ग से ग्रहण किया हुआ जल, और नंबर 2, शरीर घटकों के चयापचय प्रक्रिया में निर्माण होने वाले जल। इस जल को क्लेद कहते हैं। ओके, तो हम डायरेक्ट वाटर इनटेक करते हैं लेकिन कुछ लिक्विड थिंग्स लेते हैं, या फिर हमने आहार ग्रहण तो कर लिया, उसके बाद उसका जो डाइजेशन हो गया उसमें एंजाइम्स का सिक्रीशंस हुआ, एसिडिक बेसिक सब कंटेंट उसमें मिल गए, उसको डाइजेस्ट किया गया, फिर उसका एक्सट्रैक्ट जो निकला और वो जो लिक्विड कंसिस्टेंसी बन गया धातु छोड़ के, अब वो बन गया, वो क्लेद बन गया। शरीर में किसी भी स्वरूप में प्रवेशित तथा निर्मित ज्यादा हुए अनावश्यक, ओके, अंडरलाइन, अनावश्यक जल को हम क्लेद कह सकते हैं। शरीर में आया, उसके बाद धातु पाचन हो गया, लेकिन जो जल बना है अनावश्यक जल, उसको हम क्लेद कहते हैं। वो इस क्लेद वहन, वो विसर्जन
जो होता है वो मूत्र के साथ शरीर के बाहर करने की क्रिया को क्लेद वहन कहते हैं। अब एक्सेस क्वांटिटी में क्रिएट हुआ जो मल है वो शरीर के बाहर निकल जाएगा। ओके, अब एक सुश्रुत संहिता का वर्णन है, उन्होंने इसके कार्य के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, बस्ती पूरन विक्लेद कृण मूत्रम। वहां पे उन्होंने उसके दो कार्य बताया है। पहला बताया बस्ती का पूर्ण करना और दूसरा बतला है विक्लेद करना। विक्लेद का मतलब होता है शरीर को आर्द्रता प्रदान करना। तो इसके दो कार्य हुए, बस्ती को पूर्ण करना और शरीर को आर्द्रता प्रदान करना। तो अब उसका फंक्शन ही कहा गया है कि कंट्रोल ऑफ उष्मा एंड लिक्विड क्वांटिटी इनसाइड द बॉडी। इसीलिए शरीर की जो आर्द्रता होती है, शरीर की जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेंटेन करने का कार्य मूत्र की तरफ आते हैं। तो अब हमें इन दोनों को जरा एक्सप्लेन रूप में देखेंगे। बस्ती पूर्ण यानी बस्ती तक मूत्र का वहन मूत्र वह नाड़ियों द्वारा सतत होने के कारण बस्ती मूत्र से हमेशा भरी रहती है। इस कार्य को बस्ती पूर्ण कहते हैं। हमेशा तो नहीं भरी रहती है, लेकिन जो भरना होता है वो चलता रहता है। जो नाड़ियां होती है वो अपना कार्य करती रहती है और बस्ती तक मूत्र का वहन करती रहती है, जिसके द्वारा बस्ती का पूर्ण होता है। और ये बस्ती के पूर्ण के कार्य को ही बस्ती पूर्ण कहा गया है। ओके, उसमें बाकी नाड़ियों के द्वारा मूत्र का आना और संग्रहित हो जाना, इस कार्य को ही बस्ती पूर्ण कहा गया है। दूसरा कार्य वह है विक्लेदन। बस्ती मूत्र के कारण पूर्ण भरने के बाद मूत्र का निष्क्रमण होता है। ओके, वह निष्क्रमण होते समय स्वतः के साथ क्लेद का वहन कर क्लेद का निष्क्रमण कर शरीर में स्थित जल स्तर को कायम रखना, इस क्रिया को विक्लेदन कहते हैं। तो शरीर से मूत्र का निष्क्रमण हो जाता है, उसके साथ साथ वो जो क्लेद होता है, जो अनावश्यक भाग जल का शरीर में निर्मित हुआ है चयापचय प्रक्रिया में, मेटाबॉलिज्म में, जो एक्सेस ऑफ वाटर और वाटर, इसमें नॉट ओनली वो H2O, इसमें ऑल अदर थिंग्स दैट आर लिक्विडी बट दैट आर नॉट important for the body, that is the Kapach part, that can be excreted by the body with the help of urine, that is called a क्लेद। ओके, तो क्लेद शरीर से निकल जाता है और ये इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाती है, शरीर की जो ह्यूमिडिटी वो मेंटेन की जाती है। जो जरूरी था वो रख लिया, जो जरूरी था वो नहीं, वो शरीर से बाहर निकाल दिया। इसके कारण शरीर के जल का नियंत्रण हुआ है, उसके साथ साथ शरीर की ऊष्मा का भी नियंत्रण हो गया है। ये दोनों कार्य मतलब वहां पे उस बॉडी की हीट और लिक्विड क्वांटिटी भी उन्होंने मेंटेन कर ली उसके द्वारा, और जो अनावश्यक पार्ट था जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं था उसको भी निकाल दिया। ये कार्य होता है, इस कार्य को कहते हैं विक्लेदन। एक छोटे से वर्ड का कितना लंबा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, देखिए। तो यही तो खासियत है संस्कृत की। उसके बाद मूत्र के कारण जल के प्रमाण पर नियंत्रित किया जाता है। तो वही वही देखिए हमने चीज। इसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं, मूत्र का क्लेद वहन। यह कार्य कम प्रमाण में होने के कारण उत्पन्न होने वाला परिणाम। अगर मूत्र का क्लेद वहन ये तो मुख्य कार्य होता है, अगर वो नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या परिणाम शरीर में उत्पन्न हो सकता है, ये हम शॉर्टली देखेंगे। शरीर में क्लेद का प्रमाण बढ़कर शरीर में कफ, रक्त, मेद, लसिका, स्वेद इस घटकों की विकृत वृद्धि होकर स्थौल्य, प्रमेह, श्वास, कास, शोथ, उच्च रक्तदाब ई विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे पैथोलॉजिक कंडीशन
कही गई है कि शरीर में अगर क्लेद का प्रमाण बढ़ जाता है, प्रमाण से ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण शरीर में कफ, उसके बाद फिर रक्त, उसके बाद मेद, लसिका, स्वेद, ये जो सभी घटक होते हैं इसमें लिक्विड क्वांटिटी तो होती है, कफ तो होता ही आर्द्र है, उसके बाद रक्त हो, मेद हो, लसिका हो, स्वेद हो, इस सभी में लिक्विड है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में। इस घटकों की विकृत वृद्धि होगी, शरीर में क्लेद बढ़ेगा, तो आश्रय आश्रय भाव से अगर शरीर का जल संगठन बढ़ रहा है तो वो शरीर के जितने भी जलीय घटक है उसको बढ़ा देगा, और ये सभी जलीय घटक बढ़ने के कारण किस प्रकार की व्याधि होगी, तो स्थूल्य उत्पन्न होगा, वाटर क्वांटिटी बढ़ गई है। उसके बाद फिर अगर पंचभूति दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप महाभूत बढ़ेगा, उसकी वजह से पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा, उसकी वजह से शरीर का जो साइज है वो बढ़ेगा, स्थूल्य उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद क्लेद बढ़ा है, क्लेद वहन नहीं होना यही मुख्य कारण है प्रमेह का, मूत्र रोग का, उसकी वजह से प्रमेह उत्पत्ति होगी। श्वास का कफ के डिजीज है, कफ बढ़ेगा तो श्वास का उत्पत्ति होगी। शोथ, इसका मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग मुख्यतः जो पाई जाती है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में पाई जाती है। तो शरीर में अगर क्लेद बढ़ेगा तो जो कंसिस्टेंसी जो होती है शरीर के अंतर्गत की लिक्विड की, वो अगर विस्कस हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, तो उसके वजह से जो बॉडी में उसका रेगुलेट होकर बॉडी में एक्सक्रीट होना चाहिए, क्लेद का बाहर जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बॉडी में स्वेलिंग होगी, मुख्यतः ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में पाई जाती है। शोथ की उत्पत्ति होगी, शरीर में लिक्विड क्वांटिटी बढ़ने के कारण रक्तचाप बढ़ जाएगा, इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा कहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मूत्र वृद्धि के लक्षण। अब यहाँ पे जो विकृति है, मूत्र की विकृति है वो स्टार्ट हो गई। तो विकृति में दो ही पॉइंट आएंगे, एक होता है मूत्र की वृद्धि और दूसरा होता है मूत्र का क्षय। तो हम सबसे पहले देखेंगे मूत्र वृद्धि के लक्षण। मूत्र वृद्धि में जो श्लोक आया है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, 11/13। मूत्रम तो बस्ती निस्तोद कृते अपकृत संज्ञता। ये बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट श्लोक है जो बार बार पूछा जाता है वायवा में, क्योंकि प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और इजी। इस श्लोक में कहा गया है कि विविध कारणों से बड़ा हुआ मूत्र बस्ती प्रदेश यानी मूत्राशय, मूत्र वस्त्र तथा रुक में निस्तोद करता है। निस्तोद का मतलब होता है सुई चुभोने जैसी पीड़ा उत्पन्न करता है। पेशाब कर लेने पर भी ऐसा लगता है कि मानो पेशाब किया ही नहीं। मूत्र का निष्क्रमण करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मूत्र जो है वो शरीर के बाहर निकाला ही नहीं। ओके, तो इसमें दो लक्षण बताए गए, एक होता है कि निस्तोद होता है, सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है, और दूसरा ये होता है कि यूरिन को निष्क्रमित करने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो निष्क्रमित हुई ही नहीं है। ये यहाँ बताया गया है। तो इन चीजों को हम और डिटेल में देखते हैं, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं और वो क्यों होते हैं। तो सबसे पहले कहा गया बस्ती निस्तोद, मूत्र का प्रमाण बढ़ने के कारण मूत्र बस्ती में जमा होता है। बस्ती में तनाव निर्माण होकर नाभि के अधोभाग में पेट में पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसे मॉडर्न के अनुसार सुप्राप्यूबिक पेन कहते हैं। मूत्र का अगर प्रमाण बढ़ेगा तो उसके बाद बढ़ने के कारण वो मूत्र जमा हो जाएगा, लेकिन जमा तो हो रहा है, लेकिन योग्य समय से वो शरीर के बाहर निकाला नहीं जा रहा है। एक तो हम खुद होके नहीं कर रहे हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, या फिर इस प्रकार की कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके सामने आ जाता है जिसकी वजह से यूरिन बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकता है व्यक्ति। स्पिंक्टर का अगर स्पाज्म हो जाता है, बच्चों में कभी कभी ये कंडीशन
उत्पन्न हो जाती है कि स्पिंक्टर का पाजम होता है और यूरिनेशन नहीं होती है, तो उसको हम रिलैक्स कर देते हैं तो यूरिनेशन हो जाती है। उसके बाद अगर वहां पे यूरिन स्टोन है उरेथ्रा में, उसके वजह से यूरिन पास नहीं कर पा रहे, अगर वहां पे किसी प्रकार का ट्यूमर बना है, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन होती है जिसके कारण यूरिन हम एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं और वहां पे अगर मूत्र जमा रहता है तो उसके वजह से मूत्र की ये जो ब्लैडर की स्किन होती है उसके ऊपर तनाव उत्पन्न होता है और ये तनाव बढ़ने के कारण वहां पे ओके बिलो द अम्बिलिकस रीजन, यानी अगर 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन के अनुसार देखेंगे तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, ओके, उस रीजन में पेन उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं सुप्राप्यूबिक पेन। उसी को कहा है बस्तीन स्तोत, यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा। उसका दूसरा लक्षण था महत्वपूर्ण, कृत अपकृत संज्ञा। मूत्र के कारण बस्ती भरती है पर बस्ती पूर्णतः खाली न होने के कारण पुनः पुनः मूत्र वेग निर्माण होकर मूत्र विसर्जन संवेदना होना या फिर संवेदना रहित बूंद मूत्र प्रवृत्ति होना। इस प्रकार की विकृति प्रौढ़ अवस्था के पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि में होती है। इसमें ये कहा गया है कि मूत्र के द्वारा बस्ती तो भर जाती है और उसके बाद मूत्र का निष्क्रमण कर दिया जाता है, लेकिन जब हम मूत्र का निष्क्रमण करते हैं उस वक्त पूर्ण मात्रा में जो मूत्र होता है वो शरीर के बाहर नहीं निकलता। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण ये हो सकता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन की इसके पहले भी मैंने रीजन बताया वो उसमें आ जाएंगे और उसके कारण मूत्र वेग तो पुनः पुनः आएगा। यूरिनरी का रिफ्लेक्स जो होता है बॉडी का वो पुनः पुनः है यूरिनरी रिफ्लेक्स, लेकिन मूत्र का विसर्जन नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। या फिर संवेदना ही नहीं होगी लेकिन ड्रॉप ड्रॉप में मूत्र का निष्क्रमण होता रहेगा जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इस प्रकार की जो विकृति होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह, ये हमें जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनमें मुख्यतः देखी जाती है, जिसको कहते जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। अगर प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट हो गई तो उसकी वजह से इस प्रकार की लक्षण हमें दिखाई देता है। ये एक बात हो गई। दूसरी, गर्भिणी में गर्भाशय का दबाव बस्ती पर आने के कारण पुनः पुनः मूत्र विसर्जन हो सकता है। ओके, तो गर्भिणी में जो ये होता है यूटेरस होता है वो उसका साइज इनलार्ज हो जाता है और लास्ट ट्राइमेस्टर में वो तो बिलो की साइड में आ जाता है और उसको प्रेशर जो होता है वो प्रेशर गर्भाशय का सीधी तरीके से बस्ती के ऊपर पड़ता है और उसके कारण उसके ऊपर दबाव आता है और उस दबाव के कारण पुनः पुनः मूत्र विसर्जन होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उस समय की जब पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है। तो ये था मूत्र वृद्धि के लक्षण का वर्णन। उसके बाद हम देखते हैं मूत्रक्षय के लक्षण। मूत्रक्षय के लक्षण देखने से पूर्व हम देखते हैं कि मूत्रक्षय के कारण क्या है। तो जल कम मात्रा में ग्रहण करना, पानी कम पीना, शरीर की उष्णता बढ़ना। अब शरीर की उष्णता इंटरनल किसी डिजीज की वजह से बढ़ सकती है, एक्सटर्नल वेदर में अगर ज्यादा मात्रा में वार्म कंडीशन होती है उसकी वजह से बढ़ सकती है। ओके, यानी वेदर कंडीशन। अगर मूत्राशमरी होती है, सीधे डिजीज कहा गया है। रिनल कैलकुलस होता है, ओके, यूरेटर कैलकुलस होता है, किडनी स्टोन होता है, ये अगर होता है उसके द्वारा इस कारणों के कारण मूत्राशय यह लक्षण दिखाई देता है। और मूत्राशय के बारे में जो श्लोक आया है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में मिलता है 11/22। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 22वां श्लोक। मूत्रे अल्पम मूत्रम मो
उत्कृष्ट द्विवर्णम शास्त्रमेव वा। इसमें कहा गया है कि मूत्र के क्षीण होने पर, ओके, मूत्र बहुत कम मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है, और उसकी मात्रा ही कम हो जाती है तो वो निकलता तो है लेकिन प्रयत्न से निकलता है और पेन के साथ निकलता है, प्रेशर लगाने के बाद निकलता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पर उसकी मात्रा ही कम है। उसका वर्ण विकार युक्त होता है अथवा उसमें रक्त भी मिला हो सकता है। उसमें जिस प्रकार की विकृति रहेगी उस प्रकार से उसका वर्ण रहेगा। अगर शरीर में अगर कामला हुई तो येलोविश ज्यादा रहेगी। अगर कहीं किसी प्रकार का ट्रॉमा है, ओके, पस फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से पस सेल्स यूरिन में मिलेंगी। अगर बॉडी में प्रमेह उत्पत्ति हुई है, ओके, मधुमेह हुआ है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज क्वांटिटी मूत्र में आ जाएगी। अगर कहीं पे ट्रॉमा हुआ है, इंजुरी हुई है, तो ब्लड होता है वो मूत्र के साथ आ जाएगा। ओके, किसी प्रकार का वर्म इन्फेक्शन है, ओके, तो उस इन्फेक्शन के कारण भी ब्लड आ सकता है। ओके, तो जिस प्रकार की विकृति होगी उस प्रकार का मूत्र का वर्ण होगा, और दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसीलिए यूरिन के एग्जामिनेशन से उसके फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका केमिकल एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस और कल्चर से हमें बहुत सी विकृति का मूत्र से संबंधित तथा बॉडी से रिलेटेड अदर भी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होती। इसी से हमें बहुत सी चीजें समझ में आ सकती है। इसकी चिकित्सा, अब इसकी आसान चिकित्सा कही गई है, भरपूर मात्रा में जल का ग्रहण करना। अगर ज्यादा मात्रा में पानी लोगे तो अश्वरी की उत्पत्ति होगी ही नहीं, और मूत्राशमरी होने पर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो गोक्षूर व पुनर्नवा इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो ये जो वनस्पति है वो वेल नोन मेडिसिन है, हर किसी को पता है कि मूत्र की विकृति में जिस प्रकार से डायूरेटिक कार्य करते हैं उसी प्रकार के आयुर्वेदिक डायूरेटिक जो है वो गोक्षूर और पुनर्नवा है। बॉडी के ऊपर अगर स्वेलिंग भी आती है कि लेद प्रॉपर से वहन नहीं होता है तो उसमें भी गोक्षूर और पुनर्नवा का यूज किया जाता है। अगर शरीर में ये भी आयरन की मात्रा भी कम होती है तो इसमें एनीमिया में पुनर्नवा मंडूर दिया जाता है, क्योंकि पुनर्नवा के साथ आयरन दिया जाता है। गोक्षूर और पुनर्नवा ये मेडिसिन धड़ल्ले से यूज होती है, और मॉडर्न के भी बहुत सारे डॉक्टर्स लोग इसका काढ़ा तथा इस मेडिसिन को मूत्राशमरी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जिस प्रकार से हाइड्रेशन थेरेपी होती है, फ्लश आउट होता है बॉडी से एक कैलकुलस निकलने के लिए, उसी प्रकार का कार्य गोक्षूर पुनर्नवा के द्वारा किया जाता है। ओके, उसके बाद मूत्र विसर्जन प्रक्रिया से संबंधित एक श्लोक हम देखेंगे। तो श्लोक रेफरेंस शिशुर शारीस्थान 5/40, शिशुर शारीस्थान के 5वें अध्याय का 40वां श्लोक। आमाशय पक्वाशय अंतेषु बस्ती जो सुशीर खलु, इसके पहले ही श्लोक आ चुका है। इसका मतलब मात्र ये है कि सुशीर स्नायु आमाशय के अंत में यानी पाइलोरी स्फिंक्टर तथा बस्ती प्रदेश में होता है। ओके, तो बस्ती प्रदेश में जो हमें मिलता है वो होता है रीनल स्फिंक्टर। तो हमने जब पुरुष का वर्णन देखा था, पुरुष के वर्णन में ही हमने देखा था कि रीनल जिस प्रकार से एनल स्फिंक्टर होता है उसी प्रकार से यूरिन के फॉर्मेशन पे वहां पे मतलब ब्लैडर के पास भी जो स्फिंक्टर होता है जिसको हम रीनल स्फिंक्टर कहते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं।
एक होता है इंटरनल रेनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल रेनल स्फिंक्टर। ओके, तो जब बॉडी में योग्य नियमन रहता है तो ये स्फिंक्टर जो रहते हैं वो क्लोज रहेंगे। कलेक्शन ऑफ यूरिन होगा योग्य मात्रा में, कलेक्शन ऑफ यूरिन होने के बाद और फेवरेबल कंडीशन में स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया जाएगा, यूरिन को पास आउट कर लिया जाएगा। तो इतना ही वर्णन हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। नॉट टू मच इम्पोर्टेंट ऑफ दिस श्लोक, सिर्फ स्फिंक्टर के बारे में कहा गया है। मूत्र विसर्जन पर प्रक्रिया पर नियंत्रित करने वाला दोष फिर से अपान वायु होता है। मूत्र वेग एक अधारणीय वेग है। मूत्र वेग धारण करने के कारण वात प्रकोप होगा और वात प्रकोप होकर विविध वातजन्य विकृति की उत्पत्ति होगी। मूत्र के निष्क्रमण के ऊपर वात मुख्यतः अपान वायु का नियंत्रण रहता है। अपान वायु की जो गति रहती है वो अनुलोम होती है। जब हम उसको धारण करते हैं उसके कारण उसकी गति विकृत हो सकती है, विकृत होकर वो प्रतिलोम हो सकती है, और अगर उसकी गति प्रतिलोम हो गई तो अपान वायु की अदर फंक्शन जैसे शकृत का निष्क्रमण, शुक्र का निष्क्रमण, उसके बाद मेंसेस मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके, पार्चुरेशन में गर्भ का निष्क्रमण, ये सभी क्रियाएं विकृत हो सकती है। और जब अपान वायु विकृत हो जाएगा, अनुलोम से प्रतिलोम हो जाएगा, वो अपर में समान, व्यान, उसके अनुदान, प्राण, इस प्रकार से विकृति करता जाएगा। इसीलिए मूत्र पुरुष यह धारणीय वेग है जिसका धारण नहीं करना चाहिए, और वो अगर होता रहेगा तो ये बात का जो क्रिया व्यापार है योग्य तरीके से चलता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि इनको धारण नहीं करना चाहिए। ओके, इस प्रकार का मूत्र एस मल का विवेचन था। तो यहाँ पे मूत्र यह टॉपिक समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि मूत्र जो मल था उसके अंतर्गत आए हुए इम्पोर्टेंट श्लोक। तो मूत्र के अंतर्गत आए हुए इम्पोर्टेंट श्लोक है। सबसे पहले मूत्र की निवृत्ति, अष्टांगोदय शरीरस्थान 3/61 तत्र अच्छम किट्टमन्नस्य मूत्रम विद्यात्। उसके बाद मूत्र व स्त्रुतस के चरक संहिता का श्लोक या फिर शुश्रुत संहिता का श्लोक। मूत्रपान स्रोतसम बस्तिर मूलम अंशनुच चरक मीमांसन 5/8 और मूत्र वह द्वे तयोर मूलम मेंढ्रच। ओके, शुश्रूष शरीरस्थान 9/12। इसके बारे में ये बता दूं कि मूत्र में द्वे में कभी कभी यूरेटर भी कहे जाते हैं। किसी किसी ने यूरेटर द्वे ऐसा भी उसका भी नहीं निकाला है, लेकिन अगर डिटेल में समझेंगे तो बस्ती और मेंढरी। उसके बाद आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति सुश्रुत निदान स्थान 3/21, 22 और 23 का जो हमने श्लोक दिखा था। उसके बाद मूत्र के कार्य का श्लोक जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आया है 11/5 मूत्रस्य क्लेदवहन, और शुश्रुत संहिता का श्लोक शुश्रुत सूत्र स्थान 15/8 बस्ती पूर्ण विक्लेद कुत मूत्रम। 1 लाइन के सिंपल से श्लोक है। उसके बाद फिर मूत्र रुद्धि के लक्षण का आया हुआ श्लोक जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ही हमें मिलता है 11/13 मूत्रम तु बस्ती निस्तोद कुर्त अपकुर्त संज्ञता, और उसी अध्याय का जो श्लोक हमें मिलता है 11/22 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय का 22वां श्लोक मूत्रे अल्पम मूत्रमो कृच्छद्विवर्ण सांद्रमेव। ये मूत्र के अंतर्गत आए हुए इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक है आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, और दूसरी मूत्र की विकृतियां वृद्धि और क्षय। ओके, इसके ऊपर मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपका इसका वर्णन आपको समझ में आ गया है। अगले बार हम देखेंगे धातु मल के बारे में।
ओके, तो अभी आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।